हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ गुप्तकालीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में, गुप्तकाल के मंदिरों के बारे में। नशना कुठारा का मंदिर, पार्वती मंदिर लास्ट क्लास में यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आज की क्लास में स्टार्ट करने वाली है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। अगर चैनल पर न्यू है, आपको वीडियोस प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, ज़रूर प्लेलिस्ट से वीडियो सारे देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आज लेसन 5th कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर मध्य प्रदेश, वर्तमान छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर के साथ राम मंदिर एवं जानकी मंदिर भी ईंटों द्वारा बनाए गए थे। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर का अब केवल गर्भगृह ही अवशिष्ट रह गया है। संभवतः यह मंदिर भी शिखर युक्त है। देखिए, गुप्त काल की पहचान ही है शिखर युक्त टेम्पल। शिखर युक्त और शिखर युक्त टेम्पल्स किसमें, शिखर का जो आपको इन्वेंशन मिलेगा वो किसकी पहचान है? गुप्त काल की पहचान तो है ही, और नागर शैली की पहचान है। 3 शैलियां थी ना, नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर शैली जो चला है वो उत्तर मध्य भारत में, द्रविड़ शैली तमिलनाडु साइड, दक्षिण भारत, और बेसर शैली कर्नाटका साइड। ठीक है। मंदिरों को 3 श्रेणियों में जाना जाता है। गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर सर्वत्र मेहराब बने हुए हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार तथा चौखट पर हिंदू देवी देवताओं मूर्तियों की शोभा दर्शनीय है। भितरगांव का मंदिर, ये देखिए भितरगांव का मंदिर है, कानपुर में है भितरगांव का मंदिर। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भितरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के भितरगांव नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, भितरगांव नामक स्थान पर स्थित है। ईंटों से बने इस मंदिर की नक्काशी दर्शनीय है। मंदिर का निर्माण कैसा हुआ है? तो वर्गाकार चबूतरे बने हैं। भितरगांव मंदिर के गर्भगृह तथा मंडप की दीवारें नक्काशीदार ईंटों से निर्मित की गई हैं। मंदिर के गर्भगृह की दीवार, मंदिर की जो गर्भगृह की दीवार है वो भद्ररथ एवं कड़रथ के द्वारा त्रिरथ बनाई गई है। गुप्तकाल में नक्काशीदार ईंटों के बहुलतः उपयोग के साक्ष्य मिलते हैं। भितरगांव मंदिर की जो शिखर युक्त मंदिर है, भितरगांव की जो मंदिर है वो शिखर युक्त है। गुप्तकाल की पहचान ही है शिखर युक्त मंदिर। बड़ी बड़ी मूर्तियों से युक्त भितरगांव का मंदिर असाधारणता एवं अनोखा था। नेक्स्ट टेम्पल है अहिछत्र का मंदिर। अहिछत्र का मंदिर उत्तर प्रदेश के बरेली, कहाँ पर है? तो बरेली में है। अहिछत्र का मंदिर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रामनगर कस्बे के पास अहिछत्र का प्राचीन टीला वहां पर स्थित है। उत्खनन के फलस्वरूप ईंटों के बने, किसमें बनाए गए? ईंटों में बनाए गए ईंटों के बने एक शिव मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस मंदिर में एक के ऊपर एक बने हुए तथा क्रमशः छोटे होते गए ईंटों के वर्गाकार 5 चबूतरे अथवा भद्रपीठ प्राप्त होते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देखिए ये पिक्चर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इवन नेट जेआरएफ में भी इस तरह का पिक्चर दिया गया था। 5 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। दशावतार मंदिर का नर नारायण मूर्ति, दशावतार मंदिर का नर नारायण मूर्ति है ये। डिस्क्रिप्शन देखिए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बोतवा नदी के तट पर देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकाल का एक ध्वस्त विष्णु मंदिर है। देवगढ़ के मंदिर में गुप्तकाल की वास्तुकला के शिल्प का चरमोत्कर्ष दिखलाई पड़ता है। आनंद कैटिंगर कुमार स्वामी के अकॉर्डिंग देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकाल के अंतिम वर्षों में बना था। वर्गाकार मंदिर की प्रत्येक दीवार 5.50 मीटर लंबी है। चबूतरे पर चढ़ने के लिए चतुर्दिक
लंबी सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुप्तकाल के अन्य मंदिरों की छतें जहां पर सपाट हैं, वहां पर इसमें पिरामिडनुमा शिखर मिलता है। शिखर की ऊंचाई किसी समय लगभग 12 मीटर थी। सुंदर गर्भगृह के चतुर्दिक एक स्थल पर सपाट छत वाले 4 मंडप बने हुए थे, जिनमें से पश्चिम के द्वार से होकर गर्भगृह में प्रवेश किया जा सकता था। शेष 3 ओर की दीवारों में एक एक राधिकाएं बनी थीं। गजेंद्र मोक्ष नर नारायण का मूर्तन विशेष कुशलता के साथ इन राधिकाओं में किया गया है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार अत्यंत आकर्षक है। द्वारशिला पर शेषाशायी विष्णु की सजीव मूर्ति उकेरी गई है। कैसी? तो सजीव मूर्ति उकेरी गई है। कहाँ पर? द्वारपाल पर, द्वारशिला पर। दशावतार मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर गंगा व यमुना की खड़ी मूर्ति बनी है। प्रवेश द्वार के दोनों साइड में गंगा यमुना की खड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं। नसना कुठारा के पार्वती मंदिर के निर्माण लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण वर्गाकार चबूतरे कैसे थे? वर्गाकार चबूतरे या अधिष्ठान पर किया गया है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। मंदिर की छत सपाट है, प्लेन है इसका टेरेस। इसकी शाखाओं पर मिथुनों का अंकन मिलता है, मिथुनों का अंकन हुआ है। निचले भाग में एक ओर गंगा तथा दूसरी ओर यमुना का अंकन हुआ है। नेक्स्ट मंदिर है भूमरा का मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर अर्थात शिव को समर्पित। भूमरा का शिव मंदिर किसको समर्पित है? देखिए, मध्य प्रदेश के सतना जिले में मनिकपुर जबलपुर रेलमार्ग पर स्थित उचेहरा रेलवे स्टेशन से लगभग 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर भूमरा का प्रस्तर निर्माण शिव मंदिर है। इस मंदिर का केवल गर्भगृह ही विशिष्ट रह गया है। गर्भगृह केवल विशिष्ट रह गया है। गर्भगृह में एक मुखी शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की छत चिपटी है और द्वार की चौखट अलंकृत है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार की शाखाओं के नीचे मकरवाहिनी, कुर्मवाहिनी, गंगा यमुना की मूर्तियां मिली हैं। गर्भगृह के चतुर्दिक स्तंभ युक्त एक मंडप तथा प्रदक्षिणा पथ रहा होगा, क्योंकि इसके चारों ओर का चबूतरा प्रदक्षिणा पथ का घोतक है। सो फाइनली बौद्ध कह रही हूँ, गुप्त काल कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करने वाली हूँ बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं। देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं कौन कौन सी हैं। गुप्त काल की शैलकृत बौद्ध गुफाओं में अजिष्ठा तथा बाघ की गुफाओं का उल्लेख मिलता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मुख्यालय से लगभग 102 किलोमीटर दूर उत्तर दक्षिण में अजिष्ठा नामक स्थान पर तीसरा शैलकृत रॉक कट केव्स मिला है। ठीक है, जिसमें से 5 गुफाएं, कौन कौन सी वो 5 गुफाएं हैं? 9, 10, 19, 26, 29। ये 5 गुफाएं किसकी पहचान है? ये चैत्या हैं, अजंता की चैत्या गुफाएं 9, 10, 19, 26 और 29। शेष 25 गुफाएं संघाराम है, दैट मीन्स विहारा, जहाँ लिविंग प्लेस, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे। चैत्य दैट इज कॉल्ड प्रेयर हॉल, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे। प्रार्थना स्थल चैत्य कहा जाता है और विहारा संघाराम भी कहते हैं विहारा को, और ये वह स्थान है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे। कार्यक्रम की दृष्टि से इन गुफाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, प्रारंभिक गुफाएं और परवर्ती गुफाएं। अजंता की गुफा संख्या 8 से 13, जो 8 से 13 तक का नंबर है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, वो क्या है? वो हीनायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद जो जितने बचते हैं वो सारे महायान हैं। अब आप सोचें हीनायान किसे कहते हैं? हीनायान वह
होता है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु के स्तूपों की पूजा, लाइक सिंबल्स की पूजा की जाती है, इंक्लूडेड स्तूपा, स्तूप को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरा है विहार, महायाना। हीनायाना क्लियर क्लियर हो गया। दूसरा है महायाना। अब महायाना क्या होता है? तो महायाना वो होता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु के स्टैचू, फुल फिगर्स की पूजा की जाती है। हीनायाना में प्रतीकों की पूजा होती है, महायाना में उनके पूरे फुल फिगर स्टैचू की पूजा की जाती है। इनके निर्माण का समय द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इसके पश्चात 4 शताब्दी ईस्वी में गुफाओं का निर्माण कार्य बन रहा था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुफाओं का निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ हो चुका था। उसके बाद परवर्ती गुफाओं की संख्या 25 है, जिनमें से 3 गुफाएं 1926 एंड 30 ये चैत्यागृह तथा शेष 22 गुफाएं विहारा हैं। ये कौन सी हैं? तो ये परवर्ती गुफाएं हैं। इस वर्ग की गुफाएं महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं में से अधिकांश का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में वाकाटक राजवंश के काल में हुआ। हीनायान बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होती थी। ठीक है, हमने बताया ना, हीनायान में उनके बुद्ध की मूर्तियों की पूजा नहीं करके उनके स्तूपों, अवशेषों, लाइक उनके प्रतीकों की पूजा की जाती थी। ठीक है, बल्कि उनके प्रतीकों के माध्यम से उनका वंदन अर्चन होता था। अजंता के शैलकृष्ण चैत्यगृह सामान्यतः वृत्तायत विशाल कक्ष के रूप में मिलते हैं, जिनमें सामने प्रवेश द्वार तथा दूसरे सिर पर चट्टान को तराश कर बनाया गया अर्धवृत्ताकार ठोस स्तूप मिलता है, सॉलिड। ठीक है, स्तूप आपको पता ही है कैसा होता है, तो ये अर्धवृत्ताकार इस शेप में होता है। इस शेप में यहाँ पे हर्मिका होती है, यहाँ पर यष्टि और छत्रावली। स्तूप का सीक्वेंस भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट लाइन है, चैत्यगृह के प्रवेश द्वार से अंदर के शिरे तक दोनों ओर स्तंभों की पंक्तियां मिलती हैं। चैत्यगृह के प्रवेश द्वार पर एक विशाल वातायन या गवाक्ष मिलता है जिसकी तुलना घोड़े के नाल के जैसी, इस तरह के घोड़े के नाल के जैसी बनाई गई है। चैत्यगृह की छत डोलाकार गज पृष्ठाकार के आकार की मिलती हैं, जिसकी छत में लकड़ी की कमानियां तराशी हुई हैं। नेक्स्ट लाइन है, महायान शाखा के चैत्यगृहों में बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई तथा नवीन अलंकरण किए गए हैं। हीनायान शाखा के चैत्यगृहों में बुद्ध की जो मूर्तियां आज मिलती हैं उनको बाद में बनाया गया था। अजिष्ठा में भिक्षुओं के निवास के लिए पर्वत की चट्टानों का तराश कर विहार बनाया गया। विहार के मध्य में एक विशाल सभा मंडल मिलता है, जिसके 3 ओर भिक्षुओं के आवास के लिए कोठरियां बनी हुई हैं। विहार के छत गोलाकार हैं तथा अंदर प्रकाश आने के लिए चैत्य गवाक्ष बने हुए हैं। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित विहार वर्गाकार और आयताकार विशाल कक्ष के रूप में, जिनमें चारों ओर स्तंभों की पंक्तियां हैं। सभा मंडप के 3 ओर आवास के लिए कोठरियां हैं। इन कोठरियों में शैलोत्कृष्ट स्तूप और बुद्ध तथा बोधिसत्वों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। अजंता के प्रारंभिक विहार प्रायः आकार में छोटे हैं। कालांतर में चट्टानों को तराश कर अपेक्षाकृत विशाल विहार बनाए गए हैं। अजंता का केवल विहार संख्या 6 2 मंजिला है, से सभी 1 मंजिल के हैं। याद रखिएगा, जो 2 मंजिला है वो विहार नंबर 6 है, विहार संख्या 6। नेक्स्ट है बाघ की गुफाएं।
बाघ की गुफा की देखिए 1818 में डेंजरफील्ड ने खोज किया। टोटल 9 गुफाएं हैं और बाघिनी नदी के किनारे हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। बाघ गुफाएं प्राचीन ग्वालियर राज्य के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट ही नर्मदा की सहायक नदी बाघिनी नदी से 2-3 मील दूर बाघ नामक गांव में स्थित है। ये गांव के पास स्थित है। बाघ में टोटल 9 गुफाएं हैं। 7वीं 8वीं और 9वीं गुफाएं प्रॉपर बंद हो गई हैं क्योंकि ये पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। इसके कोई नामकरण भी नहीं हुए इन गुफाओं के। गुफा नंबर 1 को कहते हैं गृह गुफा और गुफा नंबर 2 को कहते हैं गुसाई गुफा या फिर पंच पांडव गुफा। और गुफा नंबर 2 आज भी सुरक्षित, मतलब यह सुरक्षित अवस्था में था, मिला। इसके मध्य में एक चौकोर भवन जिसके पार्श्व में कमरे बने हुए हैं। किस गुफा में? गुफा नंबर 2 में। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, तीसरी गुफा को स्थानीय लोग हाथी खाना के नाम से पुकारते थे। पहला है गृह गुफा, दूसरा है गुसाई, तीसरा है हाथी खाना। अब चौथे नंबर का है रंग महल। संभवतः यह नाम इस गुफा के सुंदर चित्रों के आधार पर रखा गया होगा। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स मिली हैं रंग महल में। पांचवी गुफा का नाम है पाठशाला। बाघ की जो गुफाएं हैं वो विहारा है। तो विहारा में इंक्लूड हो गया है कि विहारा कहते किसे हैं, तो विहारा उसे कहते हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो बाघ में टोटल 9 गुफाएं हैं, है ना, 9 गुफाएं हैं। और ये 9 गुफाएं क्या हैं? ये सारी 9 गुफाएं विहारा हैं। 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने सर्वप्रथम बाघ की गुफाओं का विवरण साहित्यिक विनिमय संघ एक पत्रिका के द्वितीय अंग में प्रकाशित करवाए थे। बाद में एरिक्सन और डॉक्टर इम्पे ने बाघ के गुफाओं के चित्रों का विवरण प्रस्तुत किए थे, विस्तृत जानकारी दिए थे। उसके बाद 1929 ईस्वी में कर्नल सी ल्यूवर्ड ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में एक गवेषणात्मक लेख लिखा। उसके बाद 1910 ईस्वी में असित कुमार हल्दर और 1925 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने बाघ के गुफाओं के चित्रों पर अनेक अपने अपने विस्तृत लेख प्रकाशित किए। बाघ की गुफाएं महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित हैं। इन्हें बौद्ध भिक्षुओं के आवास और बुद्ध अवशेषों के प्रवचन श्रवण हेतु बनाया गया था। बाघ गुफा के चित्र गुप्तकाल के श्रेष्ठतम उदाहरणों में से एक है। सो फाइनली बाघ की गुफा के डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट हो गए। अब एमसीक्यूज क्वेश्चंस देख लीजिए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। एग्जाम बूस्टर जूम कर लीजिए, यहाँ पे सारे दिए हुए हैं कौन कौन से ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मिस किया है तो ज़रूर देखिएगा। मौर्य डायनेस्टी से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कलानुक्रमानिक अनुपात बताना है। तो सबसे पहले मौर्य आता है, मौर्य, शुंग, सातवाहना, कुषाण, गुप्त। ठीक है। शुंग के बाद आता है सातवाहना, ये भी आपको याद रखना है। मौर्य, शुंग, सातवाहना, कुषाण, गुप्त। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन है, गांधारा कला पनपी थी कुषाण काल में। कनिष्क मूर्ति बनी थी कुषाण काल में। मूर्तिकला की वह शैली जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही, गांधारा। पल्लव कला के अंतर्गत विकसित हुआ, महाबलीपुरम कला केंद्रों का। बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई थी कब? कनिष्क के टाइम में। दैट मीन्स मथुरा में पहली बार बुद्ध की छवि आपको देखने को मिल जाएगी मथुरा कला में। अशोक का वह अभिलेख जिस पर मयूर के शीर्ष है, तो मयूर का शीर्ष था नंदनगढ़ के स्तंभ में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र लिया गया है। बना चक्र किससे लिया गया? सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोकीय स्तंभ के शीर्ष से। स्कूली कलाकार जो बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे, गांधारा। वह सम्राट जिसने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किए थे, अशोक ने। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्षी संबंधित है। परखम यक्षी मौर्य डायनेस्टी की है, मौर्य काल की।
अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांश बाघ, हाथी और को दर्शाया गया है। बाघ, हाथी और वृषभ, उसके साथ और किसे दर्शाया गया? अशोक स्तंभ पर बाघ है, हाथी है और वृषभ है। और यहाँ एक मिस है, क्या मिस है? तो अश्व भी है। ठीक है, अश्व भी, चारों याद। सारनाथ स्थित लायन कैपिटल निर्मित है चमकदार पत्थर माध्यम में। अशोक के पौत्र दशरथ ने निर्माण करवाया था। क्या निर्माण करवाए थे? गोपिका गुफा का। बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ी पर नक्काशी की गई है 5 गुफाओं की। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर प्रभाव है। किसका प्रभाव है? ईरानी। किसने कहा? चार्ल्स फाबरी ने। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं। कैसी आकृतियां हैं? पशुओं की आकृतियां बनाई गई हैं। सम्राट अशोक राज्य पर चढ़ाई किए। किसमें? उत्कल प्रदेश। उत्कल प्रदेश राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, बौद्ध बने थे कब? उत्कल प्रदेश राज्य चढ़ाई के बाद। इससे पहले इनके जो दादा लोग थे वो जैन धर्म के थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। किसके टाइम में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति? अशोका के टाइम में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुषाण एज में। ठीक है, कनिष्क के टाइम में। सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। अगर आपने ये पूरे डिस्क्रिप्शन देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। अशोक स्तंभ बने थे, किसमें बने थे? चुनार सैंडस्टोन में बनाए गए थे। एक क्वेश्चन मिस हो गया, एक सेकंड देख लेते हैं। अशोक कालीन शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय प्रथम सफलता किसे प्राप्त हुआ? जेम्स प्रिंसेप को। कब हुआ? 1837 में। टाइम भी याद रखिएगा, 1837 में हुआ। अशोक का जो स्तंभ था वो चुनार सैंडस्टोन में। संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। संसार की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है। कौन सी लिपि लिखी हुई है? ब्राह्मी लिपि। अशोक के टाइम में 4 लिपि का इन्वेंशन हुआ था, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्माइक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। चाणक्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य प्रसिद्ध है अर्थशास्त्र के लिए। मौर्य काल में चाणक्य ने अर्थशास्त्र का बुक का इन्वेंशन किए। इंडिका नामक पुस्तक लिखित है। इंडिका मेगास्थनीज की है मौर्य काल। सारनाथ पिलर बना था। सारनाथ स्तंभ पर आकृति नहीं है। किसकी आकृति नहीं है? वृषभ की है, अश्व की है और हाथी की है, शेर की है, गाय की नहीं है। सारनाथ पिलर बना है, कब बना था? 3री शताब्दी में। अशोक पिलर जो लौरियानंदनगढ़ बिहार में स्थित है, चंपारण जिला बिहार में, उसका साइज है 9.7 मीटर। रामपुरवा बुल कैपिटल स्थित है। रामपुरवा बुल कैपिटल राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में है। लिंगराज मंदिर स्थित है उड़ीसा में। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ मथुरा शैली के अंतर्गत। प्राचीनतम गुफा प्रवेश द्वार जो काष्ठ अलंकृत की अनुकृति है, लोमस ऋषि गुफा। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा है। यक्षी चंद्रा भरहुत की है। मौर्यकालीन राजाओं का सही ऐतिहासिक क्रम: चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंबिसार, बिंबिसार के बेटे अशोक, अशोक के बेटे दशरथ। ठीक है, ये सीक्वेंस है। मूर्ति देदारगंज यक्षी संबंधित हो सकती है मौर्य काल से। प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य मिला है लोमस ऋषि गुफाओं में। सीक्वेंस अरेंज करना है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की मूर्ति कैलाशनाथ मंदिर में मिला। महेश मूर्ति एलिफेंटा की है। गंगावतरण महाबलीपुरम। मौर्यकालीन बुल कैपिटल लौरियानंदनगढ़। ठीक है। 4 ऐतिहासिक कालों के लिए उल्टा काल क्रमानुसार बताना है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस।
सबसे पहले देखिए इस तरह से आप अरेंज कीजिए, मौर्य, शुंग, सातवाहना, कुषाण, गुप्त। उल्टे से सीधे की तरफ आ जाइए, करेक्ट हो जाएगा आंसर। इसी तरह से एग्जाम में भी सॉल्व कीजिएगा। इधर से जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, सीधे से उल्टे की तरफ वक्त भी लगेगा और क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी होने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन स्थान साक्षी का प्राचीन नाम था, साक्षी का प्राचीन नाम था ककंदबोट। सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता कौन थे? धमेक स्तूप कनिंगम गुप्त काल की है। देवगढ़ का विष्णु मंदिर बनना शुरू हुआ था, देवगढ़ का विष्णु मंदिर 5वीं शताब्दी का है। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया था गुप्त काल में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर नगर के समीप है, ललितपुर नगर के समीप प्रसिद्ध देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर झांसी में है। गुप्त काल से सार्वधिक मूर्तियों में गंगा मूर्तिकला दर्शाती है, मगरमच्छ जानवर पर खड़ी हुई है, गंगा मकर पर खड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी की गुफाएं संबंधित है। उदयगिरी की गुफाएं गुप्त काल की हैं, हिंदू धर्म से संबंधित है, विदिशा में। अगर पूछा जाए कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, तो ऑल्दो ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा, उड़ीसा में। ठीक, नेक्स्ट है 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा संबंधित है गुप्त काल से। गुप्त अवधि की मूर्तियों की विशेषताएं हैं, देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट, डेकोरेशन। गुप्त काल की शोभायमान मूर्तिकला महावराह स्थित है उदयगिरी में। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है भीतरगांव का। दशावतार विष्णु के अवतरण की सही अनुक्रमांक बताना है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वर्मन और पूरे कितने हैं? 10 अवतार हैं विष्णु के। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा के भाव भंगिमाएं कैसी हैं? अभय मुद्रा में। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी की गुफाएं संबंधित है गुप्त काल से। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा कहाँ पे प्रेजेंट है? बंगीम म्यूजियम, बंगीम संग्रहालय में, बंगीम में। भारतीय कला का स्वर्ण, ये गोल्डन एज, स्वर्ण काल, स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। अगर मुगल कला का स्वर्ण काल पूछा जाए तो वो हो जाएगा जहांगीर का काल। लौ स्तंभ स्थित है, लौ स्तंभ न्यू दिल्ली में स्थित है। पकी हुई मिट्टी के ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर। गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी रही है? मंदिरों का निर्माण। भारतीय कला का स्वर्ण युग, गोल्डन एज गुप्त काल है, गुप्त युग। अगर पूछा जाए कि मुगल काल का गोल्डन एज कौन सा है, तो वो हो जाएगा जहांगीर का काल। प्रसिद्ध लौ स्तंभ स्थित है, लौ स्तंभ है न्यू दिल्ली में। लोहे की लाट भी कहा जाता है लौ स्तंभ को। ये एक ऐसा लौ स्तंभ है, आयरन पिलर, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है, ये इसका खास बात है। और कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पकी हुई मिट्टी के ईंटों का बना सर्वप्रथम मंदिर कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर। गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता थी मंदिरों का निर्माण। हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है उदयगिरी की गुफा। गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर की दीवारों पर मौजूद मूर्ति शिल्प है, कौन कौन सी है? शेषाशाही विष्णु, नर नारायण और गजेंद्र मोक्ष की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य उत्तरी भारत में ब्राह्मण मंदिरों के प्रवेश के डोर जैम्बस पर नदी देवियां उत्कीर्ण की जाती थी गुप्त युग की। वह काल जिसके दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ प्रकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती है गुप्तकाल। गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला का सही कालक्रमानुसार बताना है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। सबसे पहले हो जाएगा सांची का 17 नंबर का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर। इस तरह का सीक्वेंस देखने के लिए आप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए,
डेफिनेटली क्वेश्चंस आपके रॉन्ग नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विष्णु की मूर्ति में गदा, गदा किसका है? सहचरी का। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन मूर्ति जो तांबे की बुद्ध की प्रतिमा मिली है, किस मुद्रा में है? अभय मुद्रा में है। गुप्तकाल का प्रसिद्ध ईंटों वाला मंदिर कौन सा था? भीतरगांव का मंदिर। गुप्तकाल की मंदिर वास्तुकला का सही कलानुक्रमित क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बोध गया का मंदिर, उसके बाद सांची का मंदिर और भूमरा का मंदिर। गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर समर्पित है, किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर विष्णु को समर्पित है। वह राजवंश जिसने दशावतार मंदिर बनवाया था, गुप्त वंश में बनाया गया है, 5वीं शताब्दी का है। विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा को दर्शाया जाता है महिला सहचरी साथी के रूप में। सो फाइनली आज की क्लास में आपके गुप्तकाल और ये जितने एमसीक्यूज क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 7 कंप्लीट कराऊंगी, गुफाओं की कला। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।